हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग आपके भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का जो दूसरा चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको तरल दाब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तरल दाब के बारे में। तो तरल दाब के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तरल किसे कहते हैं और दाब किसे कहते हैं। तरल आप जानते हैं, आपने तरल पदार्थों को देखा है। आप पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तेल ले लीजिए, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके भीतर बहने की प्रवृत्ति होती है या ऐसा कोई पदार्थ जो बह सकता है वो तरल की श्रेणी में आता है। इसके पहले के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्य के बारे में। आपने पढ़ा होगा द्रव्य को हम तीन भागों में तोड़ते हैं। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। ठोस आपको पता है, इसकी आकृति भी निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव के बारे में आपको पता है, इसकी आकृति तो निश्चित नहीं होती, ये जिस बर्तन में या जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और गैस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ना तो इसकी आकृति निश्चित होती है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। ठोसों के लिए आपने पढ़ा था कि ठोसों के बीच में अंतराणुक बल बहुत प्रबल मात्रा में कार्य करते हैं, द्रव के बीच में अंतराणुक बल बहुत ही कम मात्रा में कार्य करते हैं और गैसों के बीच में बहुत ही ज्यादा कम कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए आपने कोई ठोस पिंड ले लिया। आपने पढ़ा है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो मान लीजिए जैसे अगर इसमें हम कणों को दर्शाएं तो इसमें जो कण हम दर्शाएंगे वो लगभग इस आकृति में होंगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जब हम तोड़ देंगे या छोटे छोटे पार्टों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको एक पूरा ठोस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ठोस। अब आप देख सकते हैं एक टुकड़ा ये है छोटा सा, एक छोटा टुकड़ा ये है, ये दोनों जब मिलेंगे तो इतना पार्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे जब ये और ये मिलेगा तो थोड़ा सा पार्ट और बड़ा होगा। मतलब जब हम छोटे छोटे कणों को मिला करके बनाते जाते हैं तो हमको एक बड़ा ठोस प्राप्त होता है। अंतराणुक बल क्या होता है? इस छोटे कण और इस छोटे के कण के बीच में जो भी बल कार्य करता है वो कहलाता है अंतराणुक बल। तो ठोसों में अंतराणुक बल ज्यादा होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम होने का मतलब हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए लगभग इतनी इतनी दूरी पर कण होते हैं, ऐसे मतलब एक कण यहाँ तो एक कण यहाँ, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा, तो चूंकि इनके बीच की दूरी ज्यादा है तो बल भी कम कार्य करेगा। और गैसों के बीच में अंतराणुक बल बहुत ही कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कण यहाँ है तो दूसरा कण यहाँ स्थित होगा, अर्थात इतनी दूरी पर। या हो सकता है कि एक कण यहाँ तो तीसरा यहाँ हो जाए इतनी दूरी पर। मतलब ठोस के बीच में अंतराणुक बल ज्यादा कार्य करते हैं, गैसों के बीच द्रव के बीच में थोड़ा कम कार्य करते हैं और गैसों के बीच में अंतराणुक बल बहुत ही कम मात्रा में कार्य करते हैं। अब आपने पढ़ा है द्रव के बारे में, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका आकार निश्चित नहीं होता बल्कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसी के आकार में आ जाते हैं, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारा क्या है? तरल। द्रव भी आपने देखा था, कोई भी द्रव बहने की प्रवृत्ति रखता है। कोई भी किसी भी द्रव वस्तु को हम ले लेंगे तो वो बहेगा। ठीक वैसे ही हमारा तरल होता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो बहने की प्रवृत्ति रखता है वो कहलाता है तरल। मतलब तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, इनका आयतन निश्चित होता है। उसके बाद चलिए, ये तो बात हो गई तरल की। फिर हम आते हैं तरल के बाद कि दाब किसे कहते हैं। दाब अगर आप शब्द को सुनेंगे, थोड़ा विचार करेंगे तो दाब का अर्थ होता है किसी वस्तु को दबाना, प्रेस करना, दबाना। ये मान लीजिए हमारे पास बोर्ड है, हम इस बोर्ड को जब ऐसे दबाएंगे तो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। ये हमारे पास मार्कर है, जब इस मार्कर को हम ऐसे पकड़ के दबाएंगे तो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को हम जो दबाने के लिए बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास बोर्ड है। क्या है? बोर्ड। हम इसको कैसे दबा रहे हैं? अंदर की ओर दबा रहे हैं। कहाँ दबा रहे हैं? अंदर की ओर।
या ये भी हो सकता है कि इसको हम पीछे से दबाएं बाहर की ओर, किधर दबाएं, बाहर की ओर। तो आप एक चीज गौर करिए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया, बोर्ड, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, बोर्ड, ये मान लीजिए इस बोर्ड का सिरा है, ये वाला सिरा, ये बोर्ड हो गया। हम जब बल लगाते हैं तो किस दिशा में लगाएंगे, दबाएंगे तो या तो भीतर लगाएंगे या तो पीछे से आगे लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो बल की दिशा हमारी इस तरफ ऐसे दबाएंगे इसको इस तरफ इधर लाने के लिए, या तो हम पीछे से अगर बल लगाएंगे दिशा कहां जाएगी, आगे की ओर। मतलब या तो हमारा बल जो हम दबाने के लिए वस्तु पर लगा रहे हैं वो या तो इधर कार्य करेगा और या तो इधर कार्य करेगा। अब आप एक बात देख सकते हैं कि इन दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे हम ऐसे बल लगाएं और चाहे ऐसे बल लगाएं, सतह और हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 अंश का। आप देखिए गौर से, ऐसा ही तो है ना। इस कंडीशन में कितना कोण बनेगा, 90। ये हमारा बोर्ड हो गया, हम बल कहां लगा रहे हैं, ऐसे 3D आकृति आप देख सकते हैं। ये बोर्ड, ये बल हम दबा रहे हैं भीतर की ओर, कहां बल कार्य कर रहा है, इस तरफ, इसके लंबवत, किसके, इस बोर्ड की, इसको हमने बोर्ड माना है, इस बोर्ड की सतह के लंबवत जो बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा, दाब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि ये हमारा पूरा बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है, हम सारी जगह तो बल लगा नहीं सकते अपने हाथ से, लेकिन ये कि हम जहां लगाएंगे वही प्रेशर बनेगा, वही दबाव होगा। तो प्रति एकांक मतलब हर एक खंड के क्षेत्रफल के लिए हम अभिलंबोत जो बल लगाते हैं उस बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यह आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब यहां से आपको एक चीज जानना है, दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र इसको आपको जानना है। दाब का मात्रक क्या होता है यह आपको जानना है, क्योंकि आपको आगे इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहां तक हमारी बात हो गई किसकी किसकी, तरल की और दाब की। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाए, जिसकी आकृति निश्चित ना हो, जिसका आयतन निश्चित हो, वो तरल कहलाएगा। और किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबोत लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। अब चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कितना क्षेत्रफल है, कैपिटल ए, और मान लीजिए इस क्षेत्रफल पर हम लगा रहे हैं कितना बल, कैपिटल एफ। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, और इस क्षेत्रफल पर हम अभिलंबोत कितना बल लगा रहे हैं, कैपिटल एफ। तो हमको दाब क्या आपको पता है, दाब बराबर ये होता है बल और बटे क्षेत्रफल। दाब को दर्शाने के लिए हम कैपिटल पी का प्रयोग करते हैं, बल को दर्शाने के लिए हमने यफ माना कि हम यफ बल लगा रहे हैं। क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल पर हमारा बल यफ कार्य कर रहा है उस क्षेत्रफल को हमने माना है कैपिटल ए। तो ये हो गया हमारे दाब का सूत्र, P बराबर F अपान A। अब दाब के बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद फिर हमको चाहिए दाब का मात्रक। क्या चाहिए, दाब का मात्रक। जनरली एसआई पद्धति में दाब का मात्रक तो हम पास्कल लेते हैं। क्या लेते हैं, पास्कल। अर्थात हम ये कहें कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मात्रक क्या होता है, एमकेएस प्रणाली में हम दाब का मात्रक कैसे लिखेंगे ये आप निकाल सकते हैं। हमने आपको प्रथम बुक में दूसरे ये चैप्टर में हमने आपको बताया था मात्रक को निकालना। आप देखिए, ये दाब है, ये बल है और ये क्षेत्रफल है। आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम अगर ये कहें कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है तो ये सही है। यहां से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या, दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर F अपान A, या दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये कौन सा बल है, इस क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाला बल है। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके इस चैप्टर में जो आपका पहला डेरिवेशन है उस डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो अब 2 मिनट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो चलिए, अब यहां से देखिए, हमारे पास जो पहला डेरिवेशन है वो ये है कि तरल स्तंभ के कारण दाब। मतलब हमारे पास कोई ऐसा पात्र हो जिसमें कोई तरल भरा हो, उस तरल के कारण या उस तरल के कारण जो हमें दाब प्राप्त होगा, या हम यह कहें उस तरल पर गुरुत्व का क्या प्रभाव होता है। गुरुत्व आपको पता है, स्मॉल g संकेतांक है, हमने आपको पढ़ा दिया है पहले चैप्टर, पहली बुक के 7वें चैप्टर में था। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल की ओर आकर्षित होती है,
किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल के द्वारा अपने अक्ष की तरफ या पृथ्वी की तरफ आकर्षित करती है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। और मुक्त गमन के दौरान जनरली हमने आपको बताया था, पहले हमने आपको त्वरण पढ़ाया था। त्वरण में मैंने कहा था कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वहां पर क्या था, जब कोई वस्तु सरल रेखीय किसी रेखा पर पृथ्वी तल पर गति करती है तो वहां पर त्वरण कार्य करता है, लेकिन जब वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे कार्य करती है तो वहां पर त्वरण न होकर के वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। मतलब मुक्त रूप से गमन करती हुई किसी वस्तु के वेग में मुक्त रूप से होने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से वो स्वतंत्र है, पृथ्वी पर नहीं है। तो मुक्त रूप से गमन करती हुई किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। हमने आपको संकेतांक बताया था इस्माल जी, और हमने बताया था इसका मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस्माल जी का इस तरल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको इस डेरिवेशन में जानना है। इसके लिए हमें पहले इसमें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास ये जो पात्र है, इस पात्र में जो भी तरल हमारे पास भरा हुआ है या जिस भी तरल से ये हमारा पात्र भरा हुआ है उस हम ये मान ले रहे हैं कि उसमें जो हमारा तरल है वो बिल्कुल साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में होने का मतलब ये हुआ कि तरल पदार्थ जो है वो बिल्कुल स्थिर है, रुक रहा है, हिलडुल बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब हिलडुल नहीं रहा तो उसके लिए हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चलिए हम एक बिंदु सी ले रहे हैं। कौन सा बिंदु ले रहे हैं? सी। और यहाँ पर मान लीजिए हम एक बिंदु ले रहे हैं डी। हमारे पास 2 बिंदु हो गए सी और डी, और इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाला हम एक बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं, या इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक बिंदु सी और एक बिंदु डी। चलिए हम ये मान ले रहे हैं कि हमारे पास सी पर जो दाब लग रहा है वो कितना है? P1। और ये मान रहे हैं कि डी पर जो दाब लग रहा है वो कितना है? P2। आपको ये पता है कि बिंदु सी पर जो दाब लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा और बिंदु डी पर जो दाब लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। यहां तक का ठीक है। हमने तरल दाब में 2 बिंदु लिया, एक सी लिया और एक डी लिया। बिंदु सी व डी से होकर के जाने वाले हमने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है, और हमने ये माना है कि बिंदु सी पर जो दाब लग रहा है वो P1 है और बिंदु डी पर जो दाब लग रहा है वो P2 है। हम ये मान ले रहे हैं कि सी और डी के बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी है? स्मॉल h। ठीक। और इस बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए। कुछ चीजें आपको ध्यान रखिए, मैं यहाँ किनारे लिख दे रहा हूं। हमने बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए लिया है और सी व डी के बीच की ऊंचाई, सी व डी के बीच की दूरी, सी व डी के बीच की दूरी ये हमने लिया स्मॉल h। आप चाहें तो सी व डी के बीच की ऊंचाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिया है? सी पर दाब हमने P1 माना है और डी पर दाब हमने P2 माना है। यहां तक का ठीक है। इसके बाद देखिए, इस तरल स्तंभ का कुछ ना कुछ भार होगा, और आपको बेहतर पता है, आपको पढ़ाया जा चुका है कि किसी भी वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है। कहां कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। तो इसका भार कितना हो जाएगा? mg। कहां कार्य करेगा? नीचे की ओर। अब देखिए, अगर यहां से हम इस तरल स्तंभ का भार ज्ञात करें, तरल स्तंभ का भार, तो तरल स्तंभ का भार ये हो जाएगा mg, और mg बराबर क्या होगा? देखिए, m का मतलब क्या है? तरल स्तंभ का द्रव्यमान, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आपको पढ़ाया जा चुका है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन और गुणे घनत्व। ठीक, यह आप पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम mg बराबर निकालेंगे तो m द्रव्यमान है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? इसके स्थान पर आएगा आयतन गुणे घनत्व, और गुणे पीछे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल g। और आपको बेहतर पता है आयतन, आयतन के लिए हमको 3 फलक या 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर देखिए हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। क्षेत्रफल होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 फलक या 2 भुजाएं पहले से आ चुकी हैं। अगर इसमें हम किसी भी एक भुजा का और गुणा कर दें तो वो उसका आयतन हो जाएगा। तो हम चाहें तो a को h से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? आयतन। घनत्व को दर्शाने के लिए हम रो का प्रयोग करते हैं, और गुणे में क्या हो जाएगा? g। तो पूरा भार हमारे पास आएगा AH ρg। यहां तक का ठीक है।
हमारे पास तरल स्तंभ का जो भी आयतन था, जो भी भार था, वो कितना पूरा हमको प्राप्त हुआ, AH रो जी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम बिंदु C पर लगने वाला बल निकालें, क्या निकालें, बिंदु C पर लगने वाला बल, आपको पता है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से बल बराबर हमको क्या मिलेगा, बल बराबर हमें मिलेगा दाब गुणे क्षेत्रफल। अगर बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल हो गया तो बिंदु C पर, बिंदु C पर लगने वाला बल ये कितना हो जाएगा, देखिए बिंदु C पर लगने वाले बल को अगर हम F1 मान लें तो बल बराबर क्या होगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब कितना लग रहा है P1, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कैपिटल A। यहां तक का ठीक है। बल बराबर क्या हो गया, दाब गुणे क्षेत्रफल, तो F1 बराबर क्या आएगा P1A। ठीक इसी प्रकार बिंदु D पर लगने वाला बल, तो बिंदु D पर लगने वाला बल, इसको हम F2 मान ले रहे हैं। सूत्र तो हमारा वही रहेगा दाब गुणे क्षेत्रफल। तो बिंदु D पर हमने दाब क्या माना है P2, तो ये हो जाएगा P2 और क्षेत्रफल हो जाएगा A, तो ये पूरा हमारे पास आएगा घूम करके P2A। कहने का मतलब ये हुआ कि बिंदु C पर हमारे पास जो भी बल कार्य कर रहा है वो कितना है P1A है, और बिंदु D पर हमारे पास जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है P2A है। यहां तक का ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको ये पता है कि ये जो पूरा हमारा तरल है वो किस कंडीशन में है, साम्यावस्था में। साम्यावस्था में होने का मतलब ये हुआ कि तरल कोई भी हरकत नहीं कर रहा है। कोई भी हरकत ना करने का मतलब इस बात से है कि इस पात्र के भीतर यहाँ जो भी तरल पदार्थ या जो भी द्रव रखा हुआ है, जो भी द्रव भरा हुआ है या जो भी तरल पदार्थ भरा हुआ है वो बिल्कुल विरामावस्था में है। अगर वो बिल्कुल विरामावस्था में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तरल पदार्थ हमारा रखा हुआ है वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। और अगर ये बिल्कुल भी नहीं हिलडुल रहा है तो इस स्थिति में बिंदु C पर और बिंदु D पर, इन दोनों पर जो बल कार्य करेगा वो क्या होना चाहिए, जो बल कार्य करेगा वो बराबर होना चाहिए। या हम ये कहें कि इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्योंकि परिणामी अगर शून्य नहीं हुआ तो ये द्रव हरकत करने लगेगा, द्रव हिलने लगेगा, लेकिन द्रव में किसमें चाहिए, साम्यावस्था में चाहिए। तो साम्यावस्था की कंडीशन में हम ये मानेंगे कि साम्यावस्था के लिए जब हमारा द्रव साम्यावस्था में होगा या हमारा तरल साम्यावस्था में होगा, उस स्थिति में बिंदु C व D पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अब देखिए यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है, P1A और P2A ये दोनों मिलकर के शून्य नहीं होंगे। शून्य कब होंगे P1 और P2, देखिए जब हम P1A बिंदु C पर लगने वाला बल किसके बराबर करेंगे, P2A के, तो ये परिणामी बराबर आएगा, तभी इनका अंतर शून्य आएगा, तभी इन दोनों के लिए नेट बल शून्य आएगा। लेकिन आप एक बात देखिए, यहां से बिंदु C पर जो बल कार्य कर रहा है वो कहां कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। या में कहें जो दाब लग रहा है वो कहां लग रहा है, नीचे की ओर। और साथ ही साथ इस तरल स्तंभ का भार भी कहां कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। तो बिंदु C पर लगने वाला जो परिणामी होगा वो क्या आएगा, बिंदु C पर लगने वाला परिणामी अगर हम निकालें तो यहां से हमको प्राप्त होगा बिंदु C पर लगने वाला परिणामी बल, ये हो जाएगा P1A में से क्या घटेगा, हमारे वस्तु का भार mg, तो ये हो जाएगा P1A माइनस mg, और इसको ले सकते हैं हम P1A, और माइनस में mg का मान हमारे पास आया है AH रो जी। ये आपको ध्यान देना है, इसमें सबसे टफ जानने वाली चीज यही है, क्योंकि दोनों बिंदु C पर लगने वाला बल भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है और इस तरल स्तंभ का भार भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो बिंदु C पर जो नेट बल लगेगा वो P1A और वस्तु के भार के अंतर के बराबर होगा। यहां तक का ठीक है। अब चलिए हमें यहां लिखना क्या है, हमें लिखना है चूंकि तरल विरामावस्था में है, तरल विरामावस्था में है,
अतः नेट बल शून्य होना चाहिए, नेट बल शून्य होना चाहिए। या हम चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि P1 और P2 पर लगने वाले बल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर जो हमारा तरल विरामावस्था में साम्यावस्था में रखा हुआ था वो गति करने लगेगा, द्रव हिलने लगेगा। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहां से अगर हमारा नेट बल शून्य होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, P1A और माइनस AH रो जी और इसका अंतर P2A, ये दोनों क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अगर ये दोनों शून्य, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, अगर इनका मान शून्य नहीं आएगा तो जो तरल हमारा विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ना रह करके गति करना शुरू कर देगा। ठीक, अब देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो यहां से आप देखिए, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा P1A और माइनस AH रो जी माइनस P2A बराबर हो जाएगा ये 0। अगर हम इस वाले पद को उधर लेकर के जाएं, बराबर के उस पार लेकर के जाएं, तो पक्षांतर के नियम से बराबर के पहले जो चीज माइनस में है बराबर के उस पार वो प्लस में हो जाएगी। तो यहां से हमको मिलेगा P1A और माइनस P2A बराबर AH रो जी। यहां से अगर हम A को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर A इंटू H रो जी। यहां से हम चाहे तो A से A को काट सकते हैं, तो यहां से हमको प्राप्त होगा अब P1 माइनस P2 और ये बराबर हो जाएगा H इंटू रो इंटू जी। अब आप ध्यान दीजिए, यहां तक का तो ठीक है, हमको चाहिए क्या, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा गुरुत्व स्मॉल जी अनुपस्थित हो तो क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहां से हमारा स्मॉल जी गायब हो जाए, स्मॉल जी गायब होने का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल जी का मान क्या हो जाए, 0। जैसे ही स्मॉल जी का मान 0 होगा, H और रो इसके साथ गुणे में लिखे हुए हैं, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य। और जैसे ही ये पूरा पद शून्य होगा तो P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, या P1 बराबर क्या आ जाएगा, P2। P1 बराबर P2 आने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास गुरुत्व अनुपस्थित है तो किसी तरल के भीतर सभी बिंदुओं पर जो दाब कार्य करेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए उस कंडीशन के लिए हम मानते हैं, माना C व D एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है। अतः अगर C और D एक ही बिंदु पर होंगे तो H बराबर 0 हो जाएगा, और जैसे ही H बराबर 0 होगा हमको मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 गुणे रो जी, या P1 माइनस P2 बराबर 0। अब देखिए अगर हमें P1 माइनस P2 बराबर 0 हुआ तो हमको क्या मिल रहा है, P1 इक्वल टू P2, और P1 इक्वल टू P2 प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरल के भीतर अगर गुरुत्व अनुपस्थित है तो सभी बिंदुओं पर लगने वाले दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूं कि मैंने इसमें किया क्या है। हमने एक बेलनाकार, हमने एक तरल स्तंभ लिया। तरल स्तंभ का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक स्तंभ है जो किसी भी तरल पदार्थ से भरा हुआ है, उसके भीतर जो हमारा तरल पदार्थ है वो साम्यावस्था में है। इसमें हमने एक बिंदु C लिया है और एक बिंदु क्या लिया है, D लिया है। बिंदु C पर हमने माना कि जो दाब लग रहा है वो P1 है, और बिंदु D पर जो हमने माना दाब लग रहा है वो क्या लिया है, P2। ये आप पर लिखा हुआ है। और बिंदु C व D से होकर के जाने वाले हमने एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है, और हमने ये माना है कि इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है। यहाँ देखिए क्षेत्रफल कैपिटल A, C व D के बीच की दूरी हमने h मानी है, मतलब ये पूरी ऊंचाई हमने कितनी मानी है, स्मॉल h। C पर दाब P1 है, D पर दाब कितना है, P2। अब यहां से देखिए, अगर ये बेलनाकार स्तंभ है तो इस बेलनाकार स्तंभ का कुछ ना कुछ भार होगा, वो भार कहां कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो अगर हम नीचे की ओर लगने वाले इस बेलनाकार स्तंभ का भार निकालें तो तरल स्तंभ का भार mg हो जाएगा, और हमको पता है कि यहाँ से m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ से हमको मिलेगा द्रव्यमान के स्थान पर आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा स्मॉल जी। आयतन के लिए आपको पता है हमें 3 फलक चाहिए। हमारे पास एक क्षेत्रफल लिखा हुआ कैपिटल है, इसमें 2 फलक पहले से जुड़ चुके हैं, यहाँ पर तीसरा फलक ऊंचाई हो जाएगी। तो A इंटू एच क्या हो जाएगा, आयतन, घनत्व क्या हो जाएगा, रो, स्मॉल जी हो जाएगा। तो ये पूरा हमको मिलेगा AH रो जी। यहां तक का ठीक है, ये हमने निकाल लिया भार। अब देखिए
बिंदु सी पर हमने लगने वाला दाब क्या माना है P1, बिंदु डी पर हमने लगने वाला दाब क्या माना है P2। अब अगर बिंदु सी पर लगने वाला दाब P1 है तो बिंदु सी पर लगने वाला बल कितना होगा, तो देखिए यहां देखिए आप, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो यहां से बल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहां आएगा तो दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, बिंदु सी पर लगने वाला बल निकाला, तो F1 बराबर क्या आ गया ये P1A, और बिंदु डी पर लगने वाला बल क्या होगा P2 बराबर F2 बराबर P2 गुणे A हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा P2A। अब यहां से आपका लॉजिक स्टार्ट होता है, आपको करना क्या है, हमको ये पता है कि इस बर्तन के भीतर हमारा जो तरल है वो किसमें है, विरामावस्था में है। अगर तरल विरामावस्था में है तो बिंदु सी और डी पर जो दाब लग रहा है या दाब के कारण जो बल लग रहा है उस बल का परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। या बिंदु सी व डी पर लगने वाले दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आपको पता है कि बिंदु सी पर जो दाब लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा और बिंदु डी पर जो दाब लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। यहां से लॉजिक ये था, बिंदु सी पर दाब कहां लग रहा है, नीचे की ओर, लेकिन साथ ही साथ वस्तु का भार कहां कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। तो बिंदु सी पर जो नेट बल लगेगा वो इस पर लगने वाले बल में से इस वाले मान को जब घटाएंगे तब हमको प्राप्त होगा। वो मैंने लिखा है बिंदु सी पर लगने वाला परिणामी बल ये हो जाएगा P1A माइनस mg, या इसको हम चाहें तो P1A और माइनस mg का हमारे पास मान क्या था AH रो जी, तो यहां हम लिख सकते हैं AH रो जी। अब देखिए चूंकि तरल विरामावस्था में है अतः नेट बल शून्य होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जब नेट बल शून्य होना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मान और ये वाला मान बराबर होना चाहिए, या इस वाले मान का इस वाले मान के साथ अंतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मैंने लिखा P1A माइनस AH रो जी माइनस P2A बराबर 0, या P1A माइनस AH रो जी और माइनस प्लस माइनस P2A बराबर 0। यहां से अगर हम इस पद को बराबर के उस पार लेकर के जाए तो ये धनात्मक हो जाएगा। यहां मिलेगा हमको P1A माइनस P2A बराबर AH रो जी। यहां से अगर हम A को कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा P1 माइनस P2 बराबर H रो जी, A से A कट जाएगा तो हमको प्राप्त होगा P1 माइनस P2 बराबर H इंटू रो इंटू जी। अब देखिए अगर हम ये मान लें कि C व D एक ही बिंदु पर है, C व D एक ही बिंदु पर होने का मतलब ये होगा कि ये जो हमारी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ऊंचाई जैसे ही खत्म होगी H का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर H का मान शून्य हो जाए तो P1 माइनस P2 बराबर ये 0 गुणे रो इंटू जी आएगा। 0 का जब रो जी से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, मतलब हमको मिला P1 माइनस P2 बराबर 0। अगर हम इस P2 को उधर लेकर के जाए तो P1 बराबर क्या हो जाएगा P2। P1 बराबर P2 होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी तरल के भीतर गुरुत्व हमको नहीं मिल रहा है, स्मॉल जी हमको नहीं मिल रहा है, या हमारे पास स्मॉल जी नहीं है, तो उसके भीतर सभी बिंदुओं पर जो दाब लगेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें निकालना था, यही हमारा निष्कर्ष था। यहां से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और कमेंट करिएगा।